नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और चुनाव अब अपने चरम पर आ चुके हैं। हर एक पार्टी अपना जोर लगा रही है, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर दलितों का वोट बैंक किधर जाएगा, पिछड़ों का वोट बैंक किधर जाएगा, उनका वोट किसको पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कई कई जगहों पर मुकाबला जो है सीधा, अगर हम पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती ये किधर जाएंगे, जो वोट बैंक है वो किसके पाले में जाएगा। यानी कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद का वर्सेस देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती अब तक उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन इस बार चुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव में प्रत्याशी उतार दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद पूरा जोर लगा रहे हैं और दोनों ही एक ही तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, एक ही तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रशांत शुक्ला पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत भाई, कैसे देखा जाए इसको, इस ये जो लड़ाई है कितनी बड़ी दिखाई देती है आपको? देखिए, चंद्रशेखर आजाद एकदम जीत के घोड़े पर सवार हैं। पहली बात तो ये नगीना की जो जीत है, उस जीत ने चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी, उनका जो संगठन है भीम आर्मी का, उसको अ, आप कहेंगे कैंपेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और चुनाव प्रचार के तौर तरीकों के लिहाज से कई गुना आगे खड़ा करता है बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोटर बेस है जो चंद्रशेखर आजाद से एक तरीके से कई बार इत्तेफाक नहीं भी रखता है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर दरअसल इस समय 3 तरीके से बटा हुआ है। बीएसपी का, या यूं कहें कि जो एससी कैटेगरी के जो वोटर्स हैं, जिसमें तमाम सारी सब कास्ट हैं, वो वोटर 3 तरीके से बटे हुए हैं। पहला वोटर जो चंद्रशेखर आजाद की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स से इत्तेफाक रखता है। इसमें वो वोटर है जो यूथ है, युवा है, अपने डिसीजन खुद बनाता है, मतलब डिसीजन मेकिंग का काम करता, भले ही वो अभी सिंगल यूनिट है या डबल यूनिट है। एक वोटर ऐसा है जो बहुजन समाज पार्टी की सियासत से इत्तेफाक रखता है, यानी कि मान्यवर कांशीराम साहब के फॉर्मूले पर चलने वाला वोटर है। और एक वोटर वो है जिसको जो बुद्ध की एक जो नया एक या यूं कहे कि गौतम बुद्ध का जो एक उनका एक जो हवा है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस वक्त बुद्धिज्म के फॉलोअर्स, एक है वो वोटर। 3 तरीके, 3 अलग अलग रास्तों पर दलित समाज का वोटर जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद के पास प्लस पॉइंट ये है कि उनके साथ उनकी कम्युनिटी से जुड़े हुए वोटर तो हैं ही, साथ में उनके पास ओबीसी कम्युनिटी के भी वोटर हैं और उनके साथ मुसलमानों का भी अच्छा खासा जनाधार है। अब आप याद कीजिए कि जब वो चुनाव जीत करके आए तो उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ, अगर ये कहा जाए कि दलित वोटर्स के बदौलत मैं जीता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमको सर्व समाज ने वोट दिया है। और आप बहुजन समाज पार्टी की जब किसी भी व्यक्ति से, कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद दलितों के नेता नहीं है, वो खुद कहते हैं। और चंद्रशेखर आजाद को इस बात में कोई आपत्ति नहीं। देखिए, बात क्या है कि चंद्रशेखर आजाद ने आज के एससी वोटर की नब्ज पकड़ ली है। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद में की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स में बुनियादी फर्क यही है। बहुजन समाज पार्टी के जो बेस है, जो वोटर, वो पुराना है, यानी कि वो एक घर है, एक पूरा परिवार है, उस परिवार में 10 वोटर हो सकते हैं। ऐसे वोटर हैं जो एक अपने परिवार के मुखिया के कहने पर चलते। चंद्रशेखर आजाद का वोटर आज का यूथ है, यानी कि वो आने वाले 10 साल में, 20 साल में वो अपने आप में एक परिवार होगा। तो ये बेसिकली बुनियादी फर्क है। और इसीलिए आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद मेहनत बहुत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी तेजी से काम कर रही है, लेकिन वो उतना उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का बहुत सिंपल सा कारण यही है कि उनके पास सिंगल यूनिट है। अभी वोट के तौर पर सिंगल यूनिट बहुत से ज्यादा होगा तो डबल यूनिट होगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी का जो वोट बेस है, उनके पास पूरी की पूरी एक परिवार के तौर पर एक यूनिट लेकर के चले। यानी कि मान लीजिए जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, तो उन 5 लोगों का जो परिवार का जो एक मुखिया होगा,
वो बसपा का वोटर है, वो बसपा का सपोर्टर है। यानी कि बसपा के पास पूरा का पूरा परिवार है और आसपा के पास एक सिंगल यूनिट वोट है। फर्क हाँ, इतना है सिर्फ। लेकिन और प्रशांत बहुजन भाई, समाज लग पार्टी रहा है आपको कि क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को थोड़ा एज मिलता दिखाई दे रहा है इस लड़ाई में, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है वो कंधे से कंधा मिला रहा है चंद्रशेखर के साथ, उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में उन्होंने बहुत जोर लगाया, उसमें सफलता नहीं मिली। महाराष्ट्र में जोर लगा रहे हैं, देखना होगा झारखंड में लगा रहे हैं, क्या होगा वो तो एक अलग बात हो गई। आजम खान के घर जाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, क्या वहां से एक एज मिलता दिखाई दे रहा है? मायावती जी आज की डेट में कितना ग्राउंड पर सक्रिय हैं वो हम सब देखते हैं, क्या वहां से एज मिलता दिखाई दे रहा है? क्या अब उनकी कमजोरी को अपनी ताकत बना रहे हैं चंद्रशेखर? और सबसे खास बात, सम्मान पूरा करते हैं बहन जी का। अगर कोई भी पत्रकार उनको उनको प्रवोक करता है या छेड़ता है मायावती जी के नाम पर, तो वो उल्टा कहते हैं कि वो हमारी नेता हैं, उनसे हमारा क्या। देखिए, चंद्रशेखर आजाद को यह पता है कि मायावती आज की तारीख में बहन जी जो हैं वो दलितों की सबसे बड़ी नेता है आज भी। अब वो क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी सक्रिय नहीं है पॉलिटिकली या इलेक्टोरली, ये बहुजन समाज पार्टी के अंदर के लोग बहुत अच्छे से बता सकते। कई मौकों पर देखा गया। आप देखिए भाई, हरियाणा चुनाव में फायर ब्रांड आकाश आनंद का वो रूप देखने को मिला, जो रूप 24 के चुनाव में सीतापुर की रैली तक दिख रहा था। फिर अचानक से आकाश आनंद डाउन कर दिए गए। भाई 4 दिन मतदान का बचा है, 3 दिन 4 दिन, अब तो दिनों में गिनना भी नहीं चाहिए कायदे से, तो अब ये पूरा वक्त घंटों में गिना जाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में अभी तक बहुजन समाज पार्टी के किसी भी बड़े नेता की कोई रैली नहीं हुई। भाई 40-40 स्टार प्रचारकों की आपने लिस्ट जारी कर दी, रैली कहां कर रहे हैं? एक आदमी सिर्फ दिखता है बहुजन समाज पार्टी का जो सक्रिय है वाकई में ग्राउंड पर, विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कोई बड़ा नेता नहीं। अभी अभी एक प्रेस रिलीज आई है पुणे में, बहन जी की अभी 1-2 दिन में रैली होने जा रही है पुणे में। वो महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव प्रचार करने जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी अभी तक एक रैली नहीं हुई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की इसी निष्क्रियता का फायदा चंद्रशेखर आजाद उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनको फायदा मिलता हुआ दिख भी रहा है। बेसिकली है क्या कि चंद्रशेखर आजाद बसपा की उसी शिथिलता का फायदा ऐसे उठा रहे हैं जैसे आप ये समझिए कि एक बहुत कट्टर वोटर है। भाई आप कितना भी कट्टर वोटर हो किसी पार्टी के, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हम एक तरफा मोहब्बत कर रहे हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो कभी ना कभी आदमी देखता है ना कि भाई सामने वाला अगर अप्रोच कर रहा है, अगर आजाद समाज पार्टी अप्रोच कर रही है, जमीन पर मेहनत कर रही है, तो वो उस तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है। यही कमजोर कड़ी आजाद समाज पार्टी ने पकड़ी हुई है। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के जब नतीजे आएंगे तो आजाद समाज पार्टी का एक अलग 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 तरीके से एक निखरा हुआ चेहरा आपको दिखेगा, सामने आएगा। आप देखिए खतौली का विधानसभा का उपचुनाव था, आरएलडी जयंत चौधरी के साथ जो है चुनाव लड़े थे चंद्रशेखर आजाद मिलकर के। याद कीजिए वो तस्वीरों, चंद्रशेखर और वहां पर भी दलित वोटर्स बहुत अच्छी खासी तादाद में है और चंद्रशेखर आजाद ने बहुत जबरदस्त वहां पर प्रभाव दिखाया था। उसी मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर भी चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। आप एक बार और देखिए कुंदरकी में जिस कम्युनिटी से, जिस मुस्लिम कम्युनिटी से बसपा का प्रत्याशी है, उसी कम्युनिटी से चंद्रशेखर आजाद अपना प्रत्याशी उतारते हैं। मीरापुर में शाह नजर बसपा के उम्मीदवार हैं और मुस्लिम कैंडिडेट उसी कम्युनिटी से, मुसलमानों की उसी कम्युनिटी से चंद्रशेखर आजाद के उम्मीदवार कैंडिडेट हैं। तो आप ये देखिए कि बहुजन समाज, भले ही चंद्रशेखर आजाद सामने से तो नहीं कह सकते, कभी कुछ नहीं कह सकते बहन जी को, उनको पता है कि अगर वो बहन जी को कुछ बोलेंगे कहेंगे तो राजनीतिक तौर पर उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहन जी का भावनात्मक लगाव अभी भी एससी कम्युनिटी के वोटर्स के साथ में है। वो इंतजार कर रहा है कि मायावती जी सक्रिय हों और हम उनके पास चले जाएं। पोस्ट पोल 2024 का आप सर्वे देखिए, जो एससी में खास तौर पर जो दलित कम्युनिटी में भी जाटो और नॉन जाटो के जो वोटर्स हैं, उसमें कुछ वोट परसेंटेज बसपा की तरफ इंक्लाइन हुआ है। सीएसडीएस का पोस्ट पोल सर्वे बता रहा है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए
भाई 2007 में बहन जी का वोट परसेंट उत्तर प्रदेश में 30% से ज्यादा था, सरकार बनाई थी। 30.4245 मेरे ख्याल से था इतना वोट शेयर। 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, 25% वोट शेयर आया। फिर उसके बाद 17 में चुनाव हुआ, 14 का भी अगर देख लीजिए लोकसभा चुनाव, 19%, 19.67% उनका वोट प्रतिशत रहा। फिर उसके बाद आप देखिए तो 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी गिरा, 22% आ गया। यानी कि लगातार कंसिस्टेंसी जो बनी हुई है बहुजन समाज पार्टी की, डिक्रीजिंग द वोट शेयर, वो लगातार कंसिस्टेंसी बनी हुई है, उसको उठाना पड़ेगा। और उसको उठाने के लिए बहुत टफ कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन एक बात सच है कि चंद्रशेखर आजाद जो काम कर रहे हैं उससे उनको फायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसका लॉन्ग टर्म गेन भी दिखेगा। लेकिन उपचुनाव जो है चंद्रशेखर आजाद के लिए उत्तर प्रदेश में पैर जमाने के लिए सबसे मजबूत जमीन तैयार करने वाला है। 23 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। मेरे ख्याल से एक सीट पर पर्चा भी कैंसिल हो गया था, सीसामऊ सीट पर चंद्रशेखर आजाद का, तो 8 सीट पर आसपा चुनाव लड़ रही है। अब ये सबसे बड़ी बात यही है कि चंद्रशेखर, ये भी देखने को मिलेगा कि इस चुनाव में, चलिए जीत हार अपनी जगह है, वो उनके प्रत्याशी जीतते हैं नहीं जीतते हैं, हारते नहीं हारते, कम से कम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, जमीन पर दिखाई तो दे रहे हैं। और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये उपचुनाव सबसे बेस्ट है इस समय सिचुएशन अगर देखें चंद्रशेखर आजाद के लिए। तो आपको लगता है क्या कि नुकसान यहाँ पर मायावती भी बाकी पार्टियों का करेंगी, चंद्रशेखर आजाद भी बाकी पार्टियों का नुकसान करेंगे? और देखना होगा कि इन दोनों ही पार्टियों में सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है। जो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा वही आगे चलकर दलितों का बॉस बनकर उभरेगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। इसको दो हिस्सों में बांट करके देखेंगे। आपने पूछा कि किसका नुकसान कर रही है बसपा और आजाद समाज पार्टी। देखिए पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में बसपा और आजाद समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का नुकसान करती हुई नजर आ रही है, कम से कम 3 सीटों पर तो जरूर। आप देखेंगे कुंदरकी में सेम कैंडिडेट उतरा। कुंदरकी सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। आजाद समाज पार्टी ने भी वहां से तुर्क बिरादरी से मुसलमान कैंडिडेट उतारा और नेता छिद्दा को संभल से ला करके, संभल सिटी से ला करके बहन कुमारी मायावती जी ने नेता छिद्दा को उतार दिया यहां ला करके, वो भी तुर्क बिरादरी से। और वहां से भारतीय जनता पार्टी से तो हिंदू कैंडिडेट हैं ही, रामवीर सिंह। इसी तरीके से मीरापुर में आप देखिए भाई सुम्बुल राणा प्रत्याशी हैं सपा की, और बसपाई उनका बैकग्राउंड रहा है, मुनकाद अली की बेटी हैं, और जो जिनके यहाँ उनकी शादी हुई है वो भी बसपा की पृष्ठभूमि से आते हैं। दूसरी तरफ आप बसपा को देखिए, कादिर राणा, शाह नजर को उतार दिया है, आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम उतार दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने मिथिलेश पाल को उतार दिया। तो ये वोट जो कट रहा है सीटों पर, ये समाजवादी पार्टी का वोट ये लोग काट रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेम कंडीशन आप देखिए खैर विधानसभा सीट में हुई है। खैर में भी सीधे तौर पर आप देखें जिस तरीके से चारू कैन को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, और उसमें भी देखिए सीधे तौर पर जाट वोटर, भाई चारू कैन की जो ससुराल है वो जाट कम्युनिटी में है, वो खुद दलित बिरादरी से आती हैं, तो कभी बेटी बनकर के कभी बहू बनकर के वो वोट मांग रही हैं। लेकिन इधर क्या है, इधर दलित, चूंकि एससी सीट है तो ऑब्वियस सी बात है कि दलित बिरादरी से ही कैंडिडेट उतारे जाएंगे। तो अब चूंकि यहां से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी है, और समाजवादी पार्टी को देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो मजबूत रही नहीं, कभी इस सीट पर चुनाव जीत नहीं सकी समाजवादी पार्टी। लेकिन पहली बार ये है कि समाजवादी पार्टी मजबूत टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। और अगर मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जरा सा भी दलितों का वोट कम हुआ तो समाजवादी पार्टी इस सीट पर बड़ा खेल कर सकती है। मतलब कि आजाद समाज पार्टी और बसपा दोनों ही समाजवादी पार्टी का यहां पर वोट काटती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा सीसामऊ में आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट का जो पर्चा है वो खारिज हो गया है। वहां पर सीधे तौर पर आप देखेंगे वीरेंद्र शुक्ला जो बसपा से उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, बसपा यहां पर भाजपा का नुकसान कर रही है।
और ओवरऑल अगर हम 9 सीटों की बात देखेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान इस बार बसपा भाजपा का कर रही है। कैसे? अब आप पूरब की तरफ आइए, पूरब की तरफ अमित वर्मा कैंडिडेट है कटहरी में। तीनों ही बड़ी पार्टियों ने ओबीसी देख चेहरे पर दांव लगाया है। हाँ। तीनों ही बड़ी पार्टियों ने ओबीसी। पिछला चुनाव आप देखिए, ओबीसी वर्सेस सवर्ण का चुनाव हो गया था और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीत लिया था। इस बार तीनों ही बड़ी पार्टियां ओबीसी चेहरे पर दांव। सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है, अगर अमित वर्मा की जो पृष्ठभूमि है, जो बसपा से कैंडिडेट हैं, आप देखिए तीनों ही बड़े कैंडिडेट कटहरी में बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट हैं। चाहे वो धर्मराज निषाद हो, चाहे वो लालजी वर्मा हो, और चाहे वो अमित वर्मा हो। अमित वर्मा के पिताजी और लालजी वर्मा, ये दोनों लोग बहुत अच्छे मित्र रहे हैं एक जमाने में। बसपा में दोनों ही लोग हुआ करते थे और लालजी वर्मा तो मंत्री रहे हैं, धर्मराज निषाद भी बहन जी की सरकार में मंत्री रहे हैं 2007 में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा चुनाव बसपा के इर्द गिर्द बुना गया। कई सीटों पर खैर में बसपा के इर्द गिर्द पूरा चुनाव बुना गया। गाजियाबाद में बसपा के इर्द गिर्द आप परमानंद गर्ग समाजवादी पार्टी के सचिव थे जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से आप जो बसपा से, जिनको बसपा से टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से, जो हैं सिंगराज जाटव, वो बहुजन समाज पार्टी में थे। तो यहां पर वाइस वर्सा हो गया मामला। तो आप ये देखिए कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जब लोग ये कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो जब आप ओवरऑल देखेंगे पूरी पिक्चर, तो 3 सीटों पर कम से कम बसपा सपा का नुकसान कर रही है और बाकी की 5 से 6 सीटों पर बसपा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत भाई, और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये दरअसल क्या है कि ये चुनाव जो है बहुत कुछ तय कर देगा। इस चुनाव के बाद से बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। राजनीतिक पार्टियां और नेता जिनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती दिखाई देगी, रणनीतियां भी चेंज होती दिखाई देगी, क्योंकि इसको मिनी विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है और इसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है, जो कि करो या मरो की स्थिति होगी हर एक पार्टी के लिए। या तो जीतना है या तो हारना है, और हर एक पार्टी चाहेगी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। मैं यही कह रहा हूं, जैसे आप बता रहे हैं सेमीफाइनल की बात, जब उपचुनाव की तरह से लड़ा जाता है तो उस चुनाव में मुद्दों की बात होती है। इस पूरे चुनाव में मुद्दे गौण हैं, सब नारे और नैरेटिव के आश्रय चुनाव लड़ा जा रहा है। ये वो नारे और वो नैरेटिव है जो 2027 तक लेकर के जाया जाएगा। कटोगे बटोगे जो नारा चल रहा है भाजपा का, ये नारा यही नहीं रुकने वाला, ये 27 के लिए डिजाइन किया गया नारा है। जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव 2024 से कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से, वो 27 तक जाएगा और हर मंच से वो ये बात कह रहे हैं। वो गाजियाबाद जाते, मैंने बड़े उपचुनाव देखे हैं, लेकिन इस बार का उपचुनाव जो है लग रहा है विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इतनी रैलियां की जा रही हैं, इतना चौपर से घूमा जा रहा है, इतना हवाई जहाज से घूमा जा रहा है। हर एक नेता, आप बताइए, यहां से लेकर महाराष्ट्र तक इकरा हसन को लगा दिया गया। चंद्रशेखर आजाद कभी झारखंड में दिख रहे हैं, कभी यहां दिख रहे हैं, कभी वहां दिख रहे हैं, कभी किसी सीट पर दिख रहे हैं। अखिलेश चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक बात बोलनी पड़ेगी, एनर्जी माननी पड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद क्या मतलब, आप समझिए कितनी मेहनत करते हैं चंद्रशेखर आजाद। आप देखिए, पहला सेशन था सरकार बनने के बाद, सारे नेता शपथ ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद शपथ लेते ही एक दिन संसद के भीतर होते थे, अगले दिन वो कटहरी होते थे, तो कहीं मझवा होते थे, तो कहीं फूलपुर होते थे, तो कहीं कुंदरकी, कहीं मीरापुर। यह स्थिति थी चंद्रशेखर आजाद की। मुझे तो याद है कि संसद का सत्र चल रहा था और चंद्रशेखर आजाद छत्तीसगढ़ में संगठन का विस्तार कर रहे थे। नहीं, अभी देख लीजिए ताजा, इतना पीछे क्यों जाना है। परसों वो झारखंड में थे और उसके एक दिन पहले यूपी में थे, और कल की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में थे। लीजिए, तो मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं एकदम। और आप दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली आप बहन जी को देख लीजिए। एक रैली, अभी मेरे पास बसपा के ग्रुप से एक चिट्ठी आई है 1 घंटे पहले, अभी मायावती जी का वो आया है कि वो पुणे में रैली करने जाएंगी, एक रैली करने जाएंगी। भाई मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में, आप ये समझ लीजिए, महाराष्ट्र में खास तौर पर जो विदर्भा का रीजन है, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत उपजाऊ जमीन है। और आप देखिए कि जितने भी दलित मूवमेंट हुए हैं, एससी मूवमेंट हुए हैं, वो महाराष्ट्र से शुरू हुए।
बाबा साहब महाराष्ट्र में बड़ा उनका प्रभाव है, उनके परिवार के लोग अलग अलग पार्टियों में हैं। अगर ये वोट कंसोलिडेट हो जाए तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बात लोग कह रहे हैं कि एससी वोटर्स अगर एक साथ आ जाए तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन वही बात है कि वहां पर इतनी ज्यादा पार्टियां बट गई। अठावले की अलग पार्टी है, फिर बाबा साहब के पोते की अलग पार्टी है, मायावती जी की अपनी अलग पार्टी है, 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं जो सिर्फ एससी वोटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं महाराष्ट्र में। बिल्कुल और ऐसे में बिल्कुल। बहन जी अब चुनाव के ऐन वक्त पर जा रही है रैली करने, पता नहीं कि कितना फायदा होगा भी या नहीं होगा, ये भी बड़ा सोच का विषय है। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर को आप देख लीजिए, आप बता ही रहे हैं। 23 तारीख को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि 27 के चुनाव से पहले ये चुनाव अपने आप में बड़ा चुनाव है। आप जिस तरह से प्रचार किए जा रहे हैं, जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं, जिस तरह से मेहनत की जा रही है बड़े नेताओं की तरफ से, मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद ग्राउंड पर हैं, चौपर से उतर नहीं रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। एक अपडेट आपको और दे दें, जो अभी जो ताजा खबर आई है उसके मुताबिक अखिलेश यादव आज मीरापुर जाने वाले थे रैली करने के लिए, लेकिन गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उनका चौपर उड़ नहीं पाया। कहा यह गया कि विजिबिलिटी की दिक्कत है, इस वजह से चौपर उड़ नहीं पा रहा। वो काफी देर तक हिंडन एयरपोर्ट पर वेट करते रहे, उसके बाद वहां से चले गए। अभी कहा जा रहा है कि 18 तारीख को वो रैली और रोड शो किया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से मीरापुर में। सुम्बुल राणा जो कि कादिर राणा की बहू हैं, जिनका जिक्र अभी प्रशांत भाई भी कर रहे थे, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए अब मीरापुर जाएंगे। फिलहाल प्रशांत भाई आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।